जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम तथा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहे जाने वाले स्थान यानी कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं तो इस वर्ष 2026 में यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको केदारनाथ कैसे पहुंचना है, केदारनाथ में हमको कैसे दर्शन करने हैं, केदारनाथ में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, केदारनाथ में हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हमको कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, हमको केदारनाथ में मंदिर के समीप होटल स्टे या फिर टेंट स्टे की क्या व्यवस्था मिलती है, केदारनाथ में हमको घूमने फिरने के लिए क्या साधन लेना पड़ेगा, और केदारनाथ जाने के लिए अगर हम हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं तो उसकी क्या व्यवस्था है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि केदारनाथ यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का या फिर आपको एक कपल का कुल कितना खर्चा लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके मैं आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस केदारनाथ धाम यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचना है। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको निकटतम रेलवे स्टेशन या फिर हवाई अड्डा आना पड़ेगा। बात की जाए दोस्तों प्रथम ऑप्शन की, यानी कि बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो केदारनाथ का जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है दोस्तों, वो यहाँ का हरिद्वार रेलवे स्टेशन, जो कि आपको देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी देता है। तो आप हरिद्वार आ जाइए और यहाँ पर उतरने के बाद आप बाय रोड केदारनाथ पहुँच सकते हैं। इसी के साथ ही साथ एक और रेलवे स्टेशन है जो कि उत्तराखंड कैपिटल यानी कि देहरादून में भी एक रेलवे स्टेशन है। वहां पर भी आके आप बाय रोड केदारनाथ पहुंच सकते हैं, या फिर ऋषिकेश भी आकर आप ऋषिकेश से डायरेक्टली केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए तो वो है फ्लाइट का। दोस्तों, फ्लाइट आपका जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है जोली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट देहरादून। तो देहरादून आप बाय फ्लाइट आकर अपने केदारनाथ धाम तक की यात्रा को कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि हम देहरादून पहुंच चुके हैं या फिर हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, अब हमको केदारनाथ यात्रा कैसे करनी है। बात करते हैं दोस्तों कि अब हमको केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारी गाड़ी कहां तक जाती है, तो वह स्थान है दोस्तों यहाँ पे सोनप्रयाग या फिर सीतापुर। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि हरिद्वार से या फिर देहरादून से या फिर ऋषिकेश से, जहां कहीं से भी आप रेलवे स्टेशन या बाय फ्लाइट आ जाएं, यहां से आपको लगभग 220 किलोमीटर की यात्रा तय करके आपको एक बड़े पड़ाव पर पहुंचना पड़ेगा, जिसका नाम है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग दोस्तों वो स्थान है जहां से आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है। कहने का मतलब, आप चाहे प्राइवेट गाड़ी से आइए, चाहे आप बस से आइए, चाहे आप यहाँ पे कमर्शियल टैक्सी व्हीकल से आइए, किसी भी आप वाहन से आएंगे तो आपको सोनप्रयाग एक अंतिम पड़ाव होता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से बसेस की भी सुविधाएं अवेलेबल हैं। हरिद्वार से अगर बस की बात की जाए तो सोनप्रयाग तक के लिए तो यहाँ से आपको दोस्तों 1000 रुपए की ऑनलाइन टिकट की बुकिंग हो जाती है और आप 1000 रुपए में बस बुक करके फाइनली सोनप्रयाग पहुँच सकते हैं। सोनप्रयाग के आगे की बात अभी मैं आपसे करूंगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग कैसे पहुंचना है। इसी तरीके से देहरादून से भी आप बाय बस के माध्यम से आ सकते हैं। वहीं अगर आप पैकेज लिए हुए हैं या फिर अगर आपकी खुद की कमर्शियल व्हीकल है, टैक्सी, इनोवा या आर्टिगा से आप आ रहे हैं, तो वो भी आपको सोनप्रयाग तक छोड़ देंगे। हरिद्वार से सोनप्रयाग या देहरादून से सोनप्रयाग
ये दोस्तों टोटल आपको 220 किलोमीटर की यात्रा पड़ती है और ये 220 किलोमीटर यात्रा के लिए 7 से 8 घंटे अवश्य लगेंगे। पहाड़ी रास्ता तय करते हुए आप फाइनली पहुंचते हैं सोनप्रयाग। ये 220 किलोमीटर की यात्रा तय करते वक्त आपको दोस्तों 3 स्थान पड़ते हैं जहां आपको विजिट करना है। सर्वप्रथम बात की जाए दोस्तों यहाँ पे धारी देवी का टेम्पल। दोस्तों धारी देवी का टेम्पल जो कि चारों धाम की रक्षक मानी जाती है, तो इस धारी देवी टेम्पल में भी आके विजिट करके आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए दूसरे स्थान की, वह है दोस्तों यहाँ पे देवप्रयाग का संगम और साथ ही साथ यहाँ पे रुद्रप्रयाग का संगम। ये तीनों चीजों को आप देखते हुए फाइनली पहुंचेंगे सोनप्रयाग और सोनप्रयाग में आप अपना उस रात विश्राम कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि हमको सोनप्रयाग में कहाँ स्टे लेना चाहिए। दोस्तों सोनप्रयाग में आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे होटल्स के। तो आपका यहाँ पे दोस्तों 1000 से 1200, 1300, 1400, 1500 पर हेड के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग आ जाती है। इसके अलावा होटल स्टे, ब्रेकफास्ट और डिनर इसमें शामिल रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पे होटल एकोमोडेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी। वहीं अगर कुछ टूरिस्ट को सोनप्रयाग में होटल कभी कभार नहीं मिलते, तो दोस्तों सोनप्रयाग से 14 किलोमीटर पहले एक स्थान पड़ेगा जिसको बोला जाता है फाटा। कुछ टूरिस्ट फाटा में भी अपना स्टे लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट डे यानी कि डे नंबर 2 की। डे नंबर 2 में दोस्तों आपको निकलना है सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए और गौरीकुंड से भी आगे निकलेंगे हम लोग केदारनाथ मंदिर के लिए। बात करते हैं दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए कोई भी आपकी निजी वाहन नहीं जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ से आपको सुमो बोलेरो लेनी पड़ेगी जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जाती है। दोस्तों आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर की जर्नी है। ये 5 किलोमीटर की जर्नी काफी तंग रास्तों से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से यहाँ पर केवल और केवल सुमो और बोलेरो को ही परमिशन दी जाती है। 50 रुपए का चार्ज लेते हैं और आपको शेयरिंग में बैठाकर गौरीकुंड की पैदल यात्रा पड़ाव पर छोड़ देते हैं। यहाँ से आपको गौरीकुंड से पैदल यात्रा करनी होती है। ये विशाल सा बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से दोस्तों केदारनाथ की यात्रा 16 किलोमीटर की मानी जाती है, लेकिन हालांकि वास्तव में 16 किलोमीटर नहीं 20 या 22 किलोमीटर की यात्रा होती है। 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए दोस्तों आप ध्यान रखिए कि जल्दी से जल्दी सुबह सोनप्रयाग से निकलिए ताकि गौरीकुंड में आपकी पद यात्रा जल्दी आरंभ हो जाए। अगर आप लेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप केदारनाथ उतनी ही लेट पहुंचेंगे। हो सकता है आपको रात 8, 9, 10 भी बज जाएं। तो बेहतर ये रहेगा कि आप सुबह 3-4 बजे ही अपना सोनप्रयाग से प्रस्थान ले लीजिए गौरीकुंड के लिए और गौरीकुंड से अपनी पदयात्रा शुरू कर दीजिए। गौरीकुंड से पदयात्रा दोस्तों जैसे ही मैंने बताया 10 से 11 घंटे या 12 घंटे का समय आपको अवश्य लगेगा, क्योंकि ये 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा काफी कठिन होती है और आपको आराम से ही चल के जय श्री केदार कहते हुए फाइनली आप 10 से 11 घंटे की जर्नी करके आप पहुंचते हैं बाबा केदारनाथ के धाम में। दोस्तों आज से 3 वर्ष पहले जब मैं गया था केदारनाथ यानी 2021-22 में, उस समय पे फैसिलिटी उतनी ज्यादा नहीं थी इस पूरे 20 किलोमीटर की जर्नी के दरमियान, लेकिन आज की डेट में इन पहाड़ों पर काफी सहूलियत मिल गई है। आपको टेंट के बंदोबस्त हैं, शेल्टर के बंदोबस्त हैं, बैठने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है। इस पूरे पैदल यात्रा पे खाने पीने की व्यवस्था भी आपको इस पूरे पैदल यात्रा पे मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि आप इस 20 किलोमीटर की यात्रा को तय करने के लिए 10 से 11 घंटे लगेंगे और हम इन सारी सुविधाओं से लाभ उठाकर ही पहुंच जाते हैं केदारनाथ धाम में। अब बात करते हैं दोस्तों जो पैदल ट्रैक नहीं करना चाहते तो उनके लिए क्या ऑप्शंस आते हैं। दोस्तों जो पैदल चलने में असमर्थ हैं उनके लिए दूसरा ऑप्शन आता है घोड़े, खच्चर या फिर पालकी का या फिर पिट्ठू का। घोड़े खच्चर दोस्तों आपको गौरीकुंड से ही मिल जाएंगे।
जहाँ पे आपको सुमो बोलेरो वाला उतारेगा। वहां से आप लगभग आधा किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको घोड़ा पड़ाव मिलेगा। उस घोड़े पड़ाव पे दोस्तों आप घोड़े की बार्गेनिंग कर लीजिए। घोड़े वाले का चार्ज दोस्तों मान के चलिए आपका 2500 से 3000 या फिर 3200 रुपये रहने वाला है। वो केवल जाने जाने का चार्ज लेगा। रिटर्न का चार्ज दोस्तों अलग होता है, जो कि 2000 से 2500 के आसपास होता है। इसी तरीके से अगर आप पालकी लेना चाहते हैं तो पालकी के लिए दोस्तों 8000 से 10,000 रुपये और पिट्ठू के 4000 से 5000, इस तरीके से सिर्फ जाने जाने के चार्ज होते हैं। वहीं अंतिम और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन की बात की जाए तो वो है हेलीकॉप्टर। दोस्तों हेलीकॉप्टर यहाँ पे केदारनाथ में जाने के लिए 3 जगह से उड़ान भरता है। पहले सबसे नजदीक की बात की जाए तो वो सोनप्रयाग के समीप 2 किलोमीटर पर स्थित सिरसी हेलीपैड। दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए तो वो सोनप्रयाग से 16 किलोमीटर पीछे यानी कि फाटा हेलीपैड। और तीसरा सोनप्रयाग से लगभग 42 किलोमीटर पीछे जिसको कहा जाता है गुप्त काशी हेलीपैड। तो इस तरीके से हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप करा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग IRCTC के द्वारा संचालित किया जाता है। तो IRCTC हेली सर्विसेज में आप जाके अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा लीजिए। हेलीकॉप्टर बुकिंग कराने से पहले या फिर चारों धाम यात्रा करने से पहले एक और मैंडेटरी चीज है, वो है यहाँ का उत्तराखंड टूरिज्म का रजिस्ट्रेशन, जो कि निःशुल्क होता है। ये रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप अवश्य करा लीजिए कि आप किस डेट में यात्रा करना चाहते हैं, कौन कौन से पैसेंजर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आप किस तारीख से किस तारीख तक अपनी यात्रा कर रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात ही आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की अगर एक लमसम कॉस्ट की बात की जाए, इस वर्ष का जो कॉस्ट डिक्लेयर होगा वो मान के चलिए 6 से 7 हजार रुपए के आसपास रहने वाला है और इसमें आना और जाना दोनों इंक्लूड होते हैं। तो इस तरीके से आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, जो कि आपका सबसे मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन है। तो ये बातें थी दोस्तों कि केदारनाथ किस किस माध्यम से पहुंच सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि हम डे नंबर 2 में हम अगर पदयात्रा पे जाते हैं तो हम लगभग शाम को 6 से 7 बजे या अधिकतम 8 बजे के आसपास हम केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे। हमारे सामने केदारनाथ धाम यानी कि हमारे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का एक विशाल मंदिर हमको देखने को मिला। मंदिर के दर्शन होते के साथ ही आपके तन से सारी थकावट दूर हो जाएगी, क्योंकि मंदिर बहुत सुंदर है हमारे भोलेनाथ का कि देखते साथ ही सारी थकान दूर हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों कि अब केदारनाथ हमको कहाँ स्टे लेना चाहिए, क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। दोस्तों केदारनाथ में ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली 2 तरीके से आते हैं। एक तो आता है दोस्तों होटल स्टे, जो कि GMVN के द्वारा भी होता है। GMVN कौन है? GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये एक वेबसाइट है जो कि उत्तराखंड टूरिज्म की एक वेबसाइट है। इस GMVN द्वारा यहाँ पे दोस्तों आपको टेंट की फैसिलिटी, कॉटेज की फैसिलिटी, साथ ही साथ यहाँ पे वर्तमान समय में लास्ट ईयर से होटल की भी सुविधाएं देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो बुकिंग होगी आपकी ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ प्राइवेट होटल्स भी हैं, तो प्राइवेट होटल्स में भी आप अपना ठहराव कर सकते हैं। केदारनाथ में अगर आप होटल स्टे लेते हैं तो दोस्तों मान के चलिए आपका 3000 से 3500 या फिर 3800 रुपये एक आदमी का चार्ज होता है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप कितने भी आदमी रहिए वहाँ पे आपका पर बेड सिस्टम चलता है। वहाँ पे एक रूम में 3 आदमी 4 आदमी ये वाला सिस्टम नहीं चलता। जितने भी आदमी रहेंगे सभी आदमी का आपका पर हेड कॉस्ट आपको अवश्य देना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना स्टे बना सकते हैं। अगर आप टेंट लेना चाहते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट टेंट्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ GMVN का भी टेंट मिलता है। प्राइवेट टेंट्स की अगर बात की जाए तो 1000 से 1200 रुपये का चार्ज वो लेते हैं और आप अपना रात्रिकालीन विश्राम कर सकते हैं। डे नंबर 2 में दोस्तों आप अपना उस रात विश्राम कर लीजिए
और अगली सुबह डे नंबर 3 में प्रातः काल स्नान करके हम भोलेनाथ यानी कि हमारे केदारनाथ बाबा ज्योतिर्लिंग के दर्शन की लाइन में लग जाते हैं। दोस्तों, लाइन में लगने के लिए ध्यान रखिएगा। डे नंबर 2 में दोस्तों आप अपना उस रात विश्राम कर लीजिए और अगली सुबह डे नंबर 3 में प्रातः काल स्नान करके भोले बाबा यानी कि हमारे केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। दोस्तों, लाइन में लगने के लिए ध्यान रखिएगा। अगर आप बेस्ट टाइम, अगर मैं बात करूं विजिट करने के लिए, अगर आप सितंबर अक्टूबर में विजिट कर रहे हैं तब तो आपको दर्शन में कम समय लगेगा, और अगर आप मई जून में दर्शन कर रहे हैं रश सबसे ज्यादा होता है। दर्शन में ही आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। तो इस तरीके से आप अपना जल्दी सुबह उठकर लाइन में लगिए तो आपको समय कम लगेगा और आप महादेव जी के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ दर्शन प्रणाली के लिए अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे शेल्टर डाल दिया गया है, जो कि टेम्परेरी रूप से बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे लाइन में लगिए, हर हर महादेव कहते हुए आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे, भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए। दर्शन करके आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा सकता। मंदिर से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो मंदिर के ठीक बैक साइड में, जो 2013 में आपदा के समय पे यहाँ पे एक पत्थर आकर रुका था जिसको कहा जाता है भीमशिला, ये शिला भी यहाँ पे रखी हुई है जिसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप दर्शन कीजिए, भीमशिला की परिक्रमा कीजिए। दर्शन करने के पश्चात आप मंदिर के बैक साइड की तरफ बढ़ चलिए, जहाँ पे आपको मिलेंगे आदि शंकराचार्य जी का मंदिर। आप इनके भी दर्शन कीजिए। इनके दर्शन करने के पश्चात आप निकल पड़िए अपने एक और दर्शनीय स्थल की तरफ, जो कि है यहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर से लगभग बाएं हाथ की तरफ 1 किलोमीटर आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और वहां पे जाके आप भैरवनाथ जी के दर्शन करेंगे। भैरवनाथ जी की चढ़ाई काफी स्टीप है, यानी हालांकि है तो 1 किलोमीटर, लेकिन पूरी सीधी चढ़ाई होने की वजह से आपको थोड़ी सी यहाँ पे तकलीफ हो सकती है। आप धीरे धीरे वहां पे जाइए और भैरवनाथ जी के दर्शन कीजिए। भैरवनाथ जी के जब आप ऊपर पहाड़ पे पहुंचेंगे तो वहां से आपको इस पूरे केदारनाथ धाम का एरियल व्यू देखने को मिलता है। ये सारी चीजें दर्शन करने के पश्चात आप अपना डे नंबर 3 पे दोपहर के वक्त अपना रिटर्न बना लीजिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से आए हुए हैं तो आप हेलीकॉप्टर अपना वापसी के लिए ले लीजिए। अगर आप पैदल आए हुए हैं तो 12 बजे आप वापसी कर सकते हैं, ताकि 6 बजे तक आप गौरीकुंड या फिर आप सोनप्रयाग तक पहुंच जाएं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उतरने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उतरने में आपको दोस्तों केवल 6 घंटे का ही समय लगेगा। तो आप 6 घंटे में नीचे उतर के आप इस तरीके से अपनी डे नंबर 3 की यात्रा कर सकते हैं और उस रात आप सोनप्रयाग में अपना रात्रिकालीन विश्राम कीजिए। डे नंबर 4 में दोस्तों होटल से चेकआउट कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए और निकल पड़िए अपने गंतव्य स्थान की तरफ, यानी कि हरिद्वार या फिर देहरादून, और वहां से आप अपनी ट्रेन पकड़ के या फ्लाइट पकड़ के अपने घरों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 3 नाइट 4 डेज में आपकी इस केदारनाथ धाम की यात्रा हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों कि हमको केदारनाथ में कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो यहाँ पे ऑक्सीजन एंड फ्री हेल्थ सेवा है, प्राथमिक उपचार केंद्र जिसको कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं उसके भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है जहाँ पे खान पान का बंदोबस्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चलता है अलवर भंडारा, जो कि मंदिर के समीप भैरव मंदिर के रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप चाहे तो निःशुल्क प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पब्लिक टॉयलेट्स भी मिलेंगे और यहाँ पे एटीएम भी मिलेगा। एटीएम हालांकि केवल 2 ही एटीएम है। कोशिश कीजिएगा कि केदारनाथ अगर आप जा रहे हैं तो जितना ज्यादा कैश हो सके उतना कैरी कर लीजिए, क्योंकि वहां पे सम टाइम एटीएम या तो बहुत लंबी लाइन होगी या एटीएम में कैश नहीं होगा।
तो बेहतर है आप कैश कैरी कीजिए, यूपीआई का झंझट मत लीजिए। मोबाइल कनेक्टिविटी की बात की जाए तो मोबाइल कनेक्टिविटी वहाँ पे वेल एंड गुड है। हर एक सिम का यहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर आपको मिलेगा। लास्ट बात करते हैं दोस्तों कि आपको केदारनाथ यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरीके से आपका रेट कैटेगरी वाइज होता है। एक तो ये कि अगर आप पैकेज लेके जाना चाहें तो आपका दोस्तों मान के चलिए कि एक व्यक्ति का खर्च 10 से 12 हजार आपको पड़ेगा, जिसमें आपको बाई कार हरिद्वार से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी। सोनप्रयाग फाटा में स्टे रहेगा, केदारनाथ में होटल स्टे रहेगा। इसमें मैंने किसी भी तरीके से आपको ट्रेन के टिकट या फ्लाइट के टिकट को ऐड नहीं किया है। वहीं अगर बात की जाए कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं यानी बस के माध्यम से आते हैं और आप धर्मशाला में रुकते हैं, साथ ही साथ मंदिर के समीप टेंट में स्टे करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका खर्च 7 से 8 हजार रुपए में हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका थोड़ा खर्चा बच जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपकी केदारनाथ यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। हर हर महादेव। आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो।